गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कल मैं आपको रोड बेल्ट प्रोजेक्ट्स को बता रहा था, ओबोर। तो देखो बच्चों, इसमें जो डायमेंशंस हैं रोड बेल्ट प्रोजेक्ट में, वन बेल्ट वन रोड, ये आप कह लो सिल्क रूट या समुद्री सिल्क रूट, मैरीटाइम सिल्क रूट। अब देखो, जब भी लिखने का तरीका मैं आपको बता दूं कि व्हाट इज़ द लार्जर गोल ऑफ चाइना। मामला समुंदर का नहीं है, और जैसी चीज़ों को आप देखते हो, इसका मतलब ये इशू नहीं है कि चाइना ने कहाँ पोर्ट बनाया, कहाँ सड़क बनाई, कहाँ हाईवे बनाया। मामला क्या है बच्चों, हमेशा लार्जर इशू की आप बात करोगे, बिकॉज एक ही बात मैंने पहले बता दिया, चाइना वांट टू मेक अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। वह नवीन विश्व व्यवस्था बनाना चाहता है। चाइना वांट टू मेक अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। अब नवीन विश्व व्यवस्था बनाना चाहता है तो पूरी दुनिया में एक तरीके से अपना इकोनॉमी बढ़ाना चाहता है, अपना स्ट्रेटेजिक प्रभाव बढ़ाना चाहता है। दोनों चीज़ें हैं। इसका मतलब है पूरी दुनिया में चाइना क्या करना चाहता है, अपनी हेजेमनी स्थापित करना चाहता है, आधिपत्य स्थापित करना चाहते हैं। सभी उसके मैकेनिज्म हैं। अब हेजेमनी कैसे स्थापित होगी? फॉर एस्टैब्लिशिंग हेजेमनी इन द वर्ल्ड, चाइना का आधिपत्य पूरी दुनिया पर कैसे स्थापित हो। फॉर एस्टैब्लिशिंग हेजेमनी इन द वर्ल्ड, तो चाइना क्या कर रहा है? पहला क्या कर रहा है चाइना? अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहा है, क्योंकि आज के देश में सबसे बड़ा दुनिया को पैसा देने वाला देश चाइना है। ये बहुत बड़ा फैक्ट है बच्चों। एक ज़माना था जब पैसे के लिए हम ब्रिटेन जाते थे, भाई लंदन, अमेरिका, ये सब पैसे वाले देश थे। यानी एक चाइना, एक एशियाई देश यूरोप को पैसा देगा, अमेरिका को पैसा देगा। ये दुनिया के अमेरिका मतलब लैटिन अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, मतलब एशिया का देश बाकी को पैसा देगा। ये भी अपने आप में कमाल की बात है दोस्तों। और सच मानो, अगर इंडिया चाइना मिल गए होते तो राइज ऑफ एशिया हो जाता। इसलिए अब सवाल है, अगर राइज ऑफ एशिया हो जाए तो बात ही बन जाए। क्योंकि आप याद रखो, एशिया हमेशा एशिया अफ्रीका को अंग्रेजों ने तो यही कहा है, पिछड़े लोग हैं, असभ्य लोग हैं। एक बड़ा अच्छा मौका था राइज ऑफ चाइना को राइज ऑफ एशिया बनाने में। लेकिन आप जानते हो कि पावर का मामला ये है कि जो सीएम बन जाता है वो सोचता है कि हमारी वाइफ ही सीएम बन जाए, हमारा बेटा ही सीएम बन जाए, हमारी बेटी ही सीएम बन जाए। दूसरे को पावर लेने ही नहीं देता। यही समस्या है दोस्तों पॉलिटिक्स में। घर में देखो, बाहर देखो, मतलब एक म्यान में दो तलवार नहीं रहती। यही पूरी समस्या पॉलिटिक्स में चलती है। पावर का नेचर तो एक ही है बच्चों। ये तो अजीब सी बात नहीं है। कोई सीएम होता तो भाई कहता है भाई अगला आदमी भी कोई सीएम बन जाए। नहीं, जो पीएम है सोचता है हम ही पीएम बने रहे। तो ये एग्जाम्पल पूरी दुनिया में चलता है। इसीलिए चाइना क्या करना चाहता है, पूरी दुनिया में पहला अपना आर्थिक आधिपत्य स्थापित करना चाहता है, इकोनॉमिक डोमिनेंस। क्योंकि बच्चों याद रखना, और ये बहुत सीखने की बात है, इसीलिए जो बच्चे पढ़ रहे हैं इस बात को ध्यान से सुनो बच्चों। इसे मैं बार बार कहता हूँ, पहले पढ़ रहे हो, पढ़ो है कोई भी ऐसा तरीका अपनाओ जिसके पहले आपकी आर्थिक स्थिति ठीक होनी चाहिए। और पता चला कि बिला वजह किसी पार्टी का झंडा लेकर घूम रहे हो, पार्टी में लुट पिट रहे हो। देखो, पॉलिटिकल पार्टी के लोग अपने पावर को लेने के लिए युवाओं को लड़ा रहे हैं बच्चों। और पॉलिटिक्स पढ़ के, इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ के अगर आप ऐसा काम कर रहे हो तो सोचो बच्चों, फिर तो आप रवांडा, बुरुंडी और हैती बन जाओगे। इसलिए बड़ी ध्यान देने की बात है। जो सत्ता गलियारे में बैठे लोग हैं वो तो बिल्कुल आम आदमी को प्यादा समझते हैं, जैसे मर्जी वैसे पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वैसे ही आर्थिक आधिपत्य के लिए अब दुनिया में एग्जाम्पल, ये बात याद है 1991 में सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो गया। क्यों? क्योंकि सोवियत यूनियन इकोनॉमिक मैनेजमेंट नहीं कर पाया। आप अगल बगल देख लो बच्चों, जिसके घर का इकोनॉमिक मैनेजमेंट सही नहीं है तो कौन सी इज्जत रहेगी? एटीएम ठीक है ही नहीं है, पैसा अठन्नी नहीं है, उसके बाद क्या करना चाहोगे कि दुनिया में हमारा लोग आधिपत्य मान ले, मैं गांव का बहुत बड़ा नेता हूं। मेरे बच्चों, कई तो मेरे स्टूडेंट ऐसे हुए, अब जो एक बार पढ़ लिया, नेट जेआरएफ एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया, अब उनको नेतागिरी का शौक लग गया।
और ज़रा सोच के देखो बच्चों, और वो यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट तक हो गए। लेकिन बाद में पता चला कि भैया यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट बन जाने से बात नहीं बनेगी, पहले तो कोई इकोनॉमिक कंडीशन ठीक चाहिए। इसलिए बच्चों चाइना ने रसिया से बात सीखी। तो इसलिए आप याद रखो, कोल्ड वार में रसिया अमेरिका को इतना बड़ा चैलेंज नहीं कर पाया। पूरे कोल्ड वार में रसियन चैलेंज अमेरिका के लिए था ही नहीं, क्योंकि अब पुतिन के पास वेपन है, जो जब देखो बंदूक निकाल खड़े हो जाते हैं। अरे भाई बंदूक किसको किसको आप मार दोगे? अरे दोस्तों, कई जगह चॉकलेट से काम चलता है, टॉफ़ी से काम चलता है। चक्कू रखो, लेकिन हर बात पे चक्कू लेके दौड़ते रहोगे तो जो हो सकता है दोस्त बनने वाला वही भाग जाएगा। आज जब रसिया को देखो, रसियन इकॉनमी $1 ट्रिलियन के आसपास आ गई, और चाइनीज़ इकॉनमी 20 से ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो दुनिया में चाइना की इज्जत हो रही है। इसीलिए तो चाइना की इकोनॉमिक डोमिनेंस, और इकोनॉमिक डोमिनेंस के लिए क्या चाइना ने पूरी दुनिया के बाजार को देखा है। और आप देखोगे इस रोड बेल्ट पॉलिसी का जो मेन पर्पज़ है वो कहाँ जा रहा है? पहला, दक्षिण पूर्व एशिया, साउथ ईस्ट एशिया। यानी अगर आप देखोगे तो पूरा रोड बेल्ट पॉलिसी बन कहाँ से रही है? साउथ ईस्ट एशिया, जो इकोनॉमी का, जो अपने आप में इकोनॉमी का बढ़ता हुआ क्षेत्र है। दूसरा मामला कहाँ रहा है? सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया, जो हमेशा से लैंड लॉक रहा है। अगर आप रोड बेल्ट देखो तो इन्हीं जगहों पे तो मामला चल रहा है। तीसरा मामला फिर क्या रहा है? अफ्रीका। चाइना का जहाँ पर फोकस है, खास तौर पे इकोनॉमी के समय इस एरिया पे है, वही अफ्रीका, सेंट्रल एशिया। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ नहीं है, और जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं हुआ वहीं तो सड़क बनेगी, वहीं तो रोड बनेगी, बेल्ट वहीं तो बनेगा बच्चों। जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो चुका है वहाँ बेल्ट रोड बनने की क्या जरूरत है? इसलिए चाइना बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से इकोनॉमिक डोमिनेंस स्थापित कर रहा है दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ। इसलिए बच्चों, अगर 2008 के बाद यूरोप और अमेरिका में आर्थिक मंदी हुई तो चीन उससे बड़ी आसानी से निपट गया। अभी इसलिए आप देखो, चाइनीज़ हमेशा एक बहुत लंबे 50 साल 100 साल का विजन लेके चलते हैं। यहाँ तो लोग कहते हैं भाई, हमारे यहाँ कहते हैं 5 साल में हर सरकार हटा दो, 5 साल में अच्छे दिन नहीं आए। अरे भाई, किसी सरकार कुछ काम करने दोगे तभी तो मामला बनेगा। और डेमोक्रेसी में तो आप जानते हैं, जितनी ढपली उतनी राग। तो अब ये देखो बच्चों, चाइना ने क्या किया, ऐसे इस एरिया को फोकस कर रखा है कि अगर उसका अमेरिका यूरोप से झगड़ा भी हो जाता है तो उसकी इकॉनमी में फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अमेरिका यूरोप अगर चाइना से व्यापार नहीं करेंगे तो उनकी इकॉनमी खुद कोलैप्स हो जाएगी। इसलिए आप देखोगे चाइना क्या कर रहा है, अफ्रीका में रिसोर्सेज ज़बरदस्त हैं, पूरा रिसोर्सेज वहाँ दे रहा है, और वहाँ से क्या, वहाँ सारे रिसोर्सेज ले रहा है, और वहाँ सड़क बना रहा है, रेल बना रहा है, फ़ायदा है। आने वाली दुनिया में अफ्रीका एक बहुत बड़ा बाजार होगा बच्चों। अफ्रीका अपने आप में वन ऑफ द लार्जेस्ट इमर्जिंग मार्केट है पूरी दुनिया का। तो भाई पॉपुलेशन के कारण वहाँ बड़ी सस्ती चीज़ों की डिमांड है, और चाइना सब वहाँ जाके पूरा पंप करता है। अब ज़रा आंकड़े अब देखो, अफ्रीका का सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर चाइना, यूरोप का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर चाइना, बहुत ध्यान सुनने के बच्चों। अमेरिका का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर चाइना, लैटिन अमेरिका का सबसे बड़ा, दक्षिण अमेरिका है, लैटिन अमेरिका जो भी कह लो, लैटिन भाषा कारण वहाँ लैटिन अमेरिका भी कहते हैं। लैटिन अमेरिका का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर चाइना। आसियान का, यानी साउथ ईस्ट एशिया का, दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर चाइना। तो आप जरा सोच के देखो तो बच्चों, जापान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर चाइना। ये चाइना की ताकत है, ये आंकड़ों में दिखती है, मेरे मानने न मानने से कुछ नहीं होता। और पॉलिटिक्स में हमेशा आर्गूमेंट लेके आते हैं बच्चों, हमारे पास आर्गूमेंट होना चाहिए। हमारे पास तो भाई पढ़े लिखे आदमी का तो यही मतलब होता है। अब ये नहीं कि मान लो चाइना के साथ हमारा झगड़ा हो गया तो मैं कहूँ चाइना कुछ है ही नहीं है। तो अब ये तो ऐसा होगा कि कई बार आधी आती रहती, शुतुरमुर्ग क्या करता है, अपना क्या करता है, जो मुंह होता है वो बालू में धंसा लेता है, और कहता है कोई आधी नहीं है। तो कोई आधी नहीं है, ठीक बात है भाई, अब दुनिया तो ऐसी बात नहीं मान लेगी। इसलिए मेरे बच्चों, ये चाइना की आंधी है। हाँ ठीक है, देखो ये भी, अब कुछ लोग आते हैं, देखो प्रॉब्लम का चाइना में प्रॉब्लम है, ऐसा थोड़ी कि चाइना में प्रॉब्लम नहीं है। कोविड के बाद चाइनीज़ इकोनॉमी में प्रॉब्लम है,
कई बार वहाँ भी देखो उधार की समस्या है, दुनिया में तमाम चैलेंजेस हैं चाइना के, लेकिन चाइना, अब अगर आप ये सोचो चाइना फेल हो जाएगा, और भारत में कई लोग क्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, यज्ञ करने से चाइना फेल हो जाएगा, कमाल की बात है। अरे पावर से हम युद्ध युद्ध जीतेंगे, यज्ञ करने से युद्ध जीत लेंगे। इसलिए बच्चों ये एक कारण है। तो रोड बेल्ट प्रोजेक्ट नहीं है, इसको हम हर चीज़ को लार्जर कैनवस में रख के देखने की कोशिश करते हैं। इसे मैं बार बार कहता हूँ कि न्यूज़पेपर पढ़ के सारी बात नहीं लिखी जा सकती। आईआर का मतलब न्यूज़पेपर नहीं होता, क्योंकि रोज रोज घटनाएं थोड़ी बदलती हैं बच्चों। और अब आप देखोगे, लेकिन ये केवल इकोनॉमिक डोमिनेंस से नहीं है, इट सामरिक प्रभुत्व भी बढ़ाना चाहता है। अब चाइना क्या करना चाहता है, अपना स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस स्थापित करना चाहता है। और इसलिए बच्चों देखो, चाइना की लार्जर पॉलिसी है। अब कहने को तो हमेशा वही कहता है नहीं, ट्रेड, व्यापार, निवेश, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशन का स्टूडेंट ये बात जानता है कि ट्रेड, व्यापार, निवेश बिना बिना तलवार के चलते ही नहीं। अरे दोस्तों, जब इकॉनमी बढ़ जाएगी तो उसकी रक्षा के लिए फिर आपके पास आपका व्यापार जा रहा है, तो सोमालिया का डकैत आपके व्यापार को न लूट ले। इसलिए बच्चों देखो, व्यापारी हमेशा अपनी सुरक्षा का ध्यान रखता है। अरे भाई, व्यापारी वर्ग के पास बंदूक होती है क्योंकि पता चला कोई हमला कर दिया तो। अरे बैंक की सुरक्षा बंदूकधारी करते हैं। वैसा कोई बैंक के बंदूकधारी क्या काम है? अब कोई रोमांटिक आदमी आ जाए, कहेगा यार बैंक की सुरक्षा के लिए तुम क्या कर रहे हो, जाओ भागो यहाँ से, यहाँ तो पैसे के लेन देन काम चल रहा है। अरे बच्चों, ये स्ट्रेटेजिक मामला है। चाइना देखो, इसी बहाने श्रीलंका, ग्वादर, चाइना कई ऐसे पोर्ट बना रहा है जो बाकायदा मिलिट्री बेस है। भाई व्यापार वाले पोर्ट तो कहीं बन सकते हैं, तो चाइना स्ट्रेटजिकली कहाँ कहाँ पोर्ट बना रहा है जो उसका स्ट्रेटजिक पोर्ट है, जैसे कि ग्वादर। ग्वादर क्या है उसका, ग्वादर पोर्ट क्या है उसका, मिलिट्री पोर्ट है। फिर उसके बाद आप देखोगे ग्वादर बना रहा है, और उस इसीलिए अब श्रीलंका में तो हेम्बनटोटा को फिलहाल उसने कह रखा है नहीं, कमर्शियल पोर्ट है, ये मिलिट्री पोर्ट नहीं है। लेकिन अब सवाल है दोस्तों, कब कमर्शियल पोर्ट में चाइना के शिप खड़े हो जाएंगे, कौन गारंटी देगा? और चाइना आजकल एक नया बहाना बनाता है, क्या कहेगा, रिसर्च हमारा वेसल है, हमारा पोर्ट रिसर्च के लिए, हमारा शिप रिसर्च के लिए आया है। इसका अभी रिसर्च शिप मत क्या मतलब है? ये सब बहाने हैं बच्चों। इसलिए ग्वादर में तो नहीं है, लेकिन वो कोशिश क्या क्या कर रहा है ग्वादर के लिए भी। तो वो कोशिश क्या, हेम्बन टोटा तो भी कमर्शियल पोर्ट है, यानी जहाँ से व्यापार होता है। तो आप इस अंतर को ऐसे देखोगे, जैसे इंडिया में दो किस्म के एयरपोर्ट है। इंडिया कुछ एयरपोर्ट ऐसे हैं जो केवल आर्म फोर्सेस के लिए, केवल एयरफोर्स के लिए यूज़ होता है। कुछ पोर्ट ऐसे हैं जो केवल एयरफोर्स यूज़ करती है। कुछ पोर्ट ऐसे हैं जो सिविलियन है, और कुछ एयरपोर्ट ऐसे हैं जो सिविलियन और एयरफोर्स दोनों है। जोधपुर का भी आप जाओ, जोधपुर का जो सिविलियन, जहाँ पे जहाज एयरक्राफ्ट उतरते हैं सिविलियन के, वो मूलतः एयरफोर्स का एयरफोर्स स्टेशन है। इसका सीधा मतलब है बच्चों, देखो वार के समय ये कहना बड़ा मुश्किल है कौन कमर्शियल है कौन मिलिट्री है। अब हेम्बनटोटा पे चाइना ने बनाया है, और चाइना को श्रीलंका ने दे भी दिया है, क्योंकि श्रीलंका वो मैनेज नहीं कर पा रहा है। जितना चाइना ने पैसा दिया श्रीलंका वापस नहीं कर पा रहा है, तो चाइना का भाई पोर्ट ही दे दो हेम्बनटोटा। इसलिए बच्चों वो सीधा मालदीव में आना चाहता है। चाइना की अगली कोशिश कहाँ है, मालदीव्स में। और आप देखोगे अफ्रीका के जिबूती में, और आप देखो साउथ चाइना सी में, अफ्रीका का जिबूती, और साउथ चाइना सी में तो पहले साउथ चाइना सी में उसने बाकायदा अपना एयरबेस बना रखा है। देखिए पहले क्या कहता था, साउथ चाइना सी में पहले क्या कहता था कि मेरे भाई हम पीस के लिए हैं, ट्रेड के लिए हैं, फिशिंग के लिए हैं। तो बच्चों इसीलिए जो सामरिक मामला होता है, अब अगर चाइना सी पैक बना रहा है तो उसमें सामरिक एलिमेंट भी है। तो दोस्तों ये रोड बेल्ट प्रोजेक्ट नहीं है, ये चाइना का इंडियन ओशन में बढ़ता इन्फ्लुएंस है।
भाई क्या है, ग्वादर, हेम्बनटोटा, मालदीव्स, जिबूती, ये सब इंडियन ओशन है। इंडियन ओशन में चाइना का बढ़ता प्रभाव है। और बच्चों देखो, इंडियन ओशन तो नेचुरली इंडिया का है, इंडियन ओशन इज ए इंडियन लेक, लेकिन चाइना का यहाँ प्रभाव बढ़ रहा है। ये अपने आप में इंटरेस्टिंग फैक्ट आ जा रहा है। इसलिए मामला ओबोर का नहीं है और उसकी नेवल पावर बढ़ रही है। इस समय चाइनीज़ नेवल पावर क्वांटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, संख्या के हिसाब से, यानी कितने उसके पास शिप हैं, कितने, उसके हिसाब से सबसे बड़ी हो गई है। आई थिंक क्वालिटेटिवली अभी भी चाइना अमेरिका के पास ज़्यादा शक्ति है। और चाइना ने टारगेट कर रखा है कि 2049 तक, जब उसकी आज़ादी के 100 साल हो जाएंगे, तब न केवल वो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेगा, यदि भी चाइना ये टारगेट पहले ही मान लेगा, और चाइना एक बड़ी मिलिट्री ताकत बनेगा। तो ये प्लान है पूरा ओबोर का, ये प्लान है रोड बेल्ट प्रोजेक्ट का। इधर स्ट्रेटजिक है और इधर इकोनॉमिक है। यानी चाइना ये चाहता है कि पूरी दुनिया पर उसका कंट्रोल होना चाहिए। अब सवाल ये तो हमें पता चल ही गया कि उसका प्लान क्या है। तो सवाल है कि प्लान क्या है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या है। भाई प्लान तो उसका चाइना का वेल एस्टेब्लिश्ड है। इसलिए बच्चों कहा भी जाता है, चाइना तो साउथ एशियाई देशों को सबसे बड़ी फंडिंग करने वाला, पाकिस्तान को सबसे बड़ी सहायता चाइना, श्रीलंका को सबसे बड़ी सहायता चाइना, बांग्लादेश को सबसे बड़ी सहायता चाइना, मालदीव और नेपाल अभी उसके कंट्रोल में थोड़ा नहीं है, वहाँ पे और आगे बढ़ना चाहता है। हाँ, आर्थिक सहायता देने के मामले में तो नेपाल को भी सबसे बड़ी इकोनॉमिक सहायता दे रहा है, मालदीव्स को भी दे रहा है। बस भूटान का मामला थोड़ा एक्सेप्शन है। भूटान में अभी इंडिया का इकोनॉमिक असिस्टेंस ज़्यादा है। अब देखोगे साउथ एशिया में भी चाइना छाया हुआ है। भाई देखो, नेपाल और भूटान दो को छोड़ दो तो सबसे ज़्यादा व्यापार तो साउथ एशियाई देशों में फिलहाल चाइना का है। सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर चाइना बन गया है। आर्म सप्लाई भी साउथ एशिया में कर रहा है। इसका मतलब बच्चों केवल मामला इंडियन ओशन का नहीं है, चाइना हमारे पड़ोस में भी बड़ा प्रभावशाली तरीके से उत्पन्न हो रहा है। जो चाइना का टेक्नोलॉजिकल कंट्रोल है दुनिया में, इकोनॉमिक कंट्रोल है, मिलिट्री कंट्रोल है, अब सवाल है वो इंडिया के लिए थ्रेट तो ही है बच्चों। और इंडिया के लिए थ्रेट क्यों है, आप देखोगे जहाँ भी चाइनीज सपोर्टेड गवर्नमेंट आती है वो एंटी इंडिया अपने आप हो जाती है। नेपाल देखो, अभी मालदीव्स देखो। नहीं, मालदीव जैसा पगुआ सा देश हमारे खिलाफ बोलेगा बच्चों, उसकी हिम्मत है ये। अरे कभी देखना, आप याद रखना कि अगर कोई छोटा आदमी आपको गाली देने पुतारू हो जा रहा है और आप पावरफुल व्यक्ति हो, इसका मतलब ये समझ लेना उसके पीछे कोई बड़ा आदमी खड़ा हुआ है ना, उसकी हिम्मत ऐसे कैसे होती। तो जरा सोच के देखो, मालदीव जैसा देश भी हमारे खिलाफ चला जाएगा और हमारी खिलाफ जाएगा, तो आप कहोगे सर ये बताओ, ये तो हमारी फॉरेन पॉलिसी की विफलता है। देखो बच्चों, विफलता तो नहीं है, लेकिन चैलेंज है। क्योंकि चाइना का राइज इतना शक्तिशाली है कि वो इंडिया के लिए चैलेंज तो दिख ही रहा है। क्योंकि विफलता का मतलब क्या है बच्चों, कई बार हम अपना घर कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन मोहल्ले में कोई हमसे पावरफुल आदमी आ गया तो भाई वो तो हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस पड़ेगा। अब ऐसा भी नहीं कि हमारी विफलता है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन क्या है बच्चों। अब व्हाट इज इंडियाज ऑप्शन, भारत के विकल्प क्या है। इसलिए मामला और चिंता की बात इसलिए नहीं है कि, इसलिए दोस्तों जब स्टेबल गवर्नमेंट होती है तो लगातार, चाइना बिल्कुल नहीं चाहता कि इंडिया में स्टेबल गवर्नमेंट हो, क्योंकि स्टेबल गवर्नमेंट जिस दिन इंडिया में आ जाएगी फिर तो हम चाइना को पीछे करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन अब हमारे पास क्या ऑप्शन है। पहला दोस्तों, आप देखोगे इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे हम बल दे रहे हैं, आर्थिक विकास पर, मेक इन इंडिया। इसलिए अब देखोगे पहला, इसका मतलब है कि स्टार्टअप प्रोग्राम। तो वी वांट टू मेक इंडिया एज अ मेजर इकोनॉमिक पावर। बच्चों देखो, एक ये कहना कि चाइना से इकोनॉमिक रिलेशन से हमारा बॉर्डर रिलेशन ठीक हो जाएगा, चाइना के साथ हमारा इकोनॉमिक रिलेशन होगा तो पॉलिटिकल रिलेशन ठीक हो जाएगा, ये बात हम नहीं मानते। हमारा कहना भाई सेल्फ रिलायंस। इन्हें मामला ये नहीं कि चाइना से ट्रेड पार्टनरशिप करोगे तो हमारा रिलेशन ठीक हो जाएगा। मामला ये है कि जब तक इंडिया को इकोनॉमिकली पावरफुल नहीं बनाया जाएगा। इसलिए देखोगे पहली बार हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है। हम डिफेंस इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग में, और इन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान क्या है। अदरवाइज दोस्तों देखोगे 10 साल पहले
मतलब ऐसा न्यूज़ था ही नहीं कि इंडिया कभी डिफेंस को एक्सपोर्ट करता था। अभी सब आंकड़े की बात मैं कर रहा हूँ। आप और जीएस का स्टूडेंट तो बड़ा ही होशियार होता है, उसके पास इकोनॉमी है, साइंस टेक है, ये सारे मेरे आप आंकड़े वेरीफाई कर सकते हो। मेरे इसलिए मैंने बच्चों देखो, जीवन तर्क पर होना चाहिए, आर्गूमेंट पे होना चाहिए, इमोशन पे नहीं। और जो कई बार और आईआर में तो इमोशन की जगह ही नहीं है, और जो इमोशन पे रहेगा फिर लैला मजनू बन के घूमेगा, ऐसे देवदास बन के घूमेगा बच्चों। इसलिए आप देखो, पहली बार हमारे यहाँ एक कम से कम प्रयास तो हो रहा है यार कि टैंक बनाए हम, अपना अपना ध्रुव हेलीकॉप्टर हम तैयार करें अपनी अपनी पहली बार हम अब आईएनएस विराट हम बना रहे हैं। इसका मतलब है कि जब तक आप भारत जैसे महाशक्ति के लिए, दोस्तों पहला है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को आगे करना पड़ेगा। और हमने तो देखा कि कोविड के दौर में फार्मास्यूटिकल का एक हब इंडिया बनने जा रहा है। अब देखो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, ईवी के मामले में आगे बढ़ना चाहते हैं, मोबाइल का एक बड़ा मैन्युफैक्चरर इंडिया बन गया। इसका मतलब है कि पहला हम अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना चाहते हैं, जिससे इंडिया को ही मैन्युफैक्चरिंग का सेंटर बनाया जाए। अपने आप चाइना को ये बड़ा जवाब होगा बच्चों, और ये सबसे सस्टेनेबल जवाब है। आपको लगता है अगर हम सेना से चाइना का मुकाबला कर रहे हैं तो नहीं? अरे बच्चों, सेना से चाइना का मुकाबला सफिशिएंट नहीं है। सेना से हम केवल चाइना का मुकाबला नहीं कर सकते। हम कैसे मुकाबला कर सकते हैं? अनलेस वी आर नॉट डेवलपिंग आवर सेल्फ इकोनॉमिकली। तो ये बहुत बड़ा सरकार का फिलहाल फोकस है, कैसे मेजर स्टार्टअप से लेके ट्रेड पार्टनर से फ्री ट्रेड, जहाँ जहाँ भी हो सकता है। इसलिए बच्चों, और दूसरी बात है कि कनेक्टिविटी, वी वांट टू मेंटेन कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी कहाँ? पड़ोस से। इसलिए देखो, इंडिया इज़ नॉट पार्ट ऑफ रोड बिल प्रोजेक्ट, और इंडिया ने शुरू से ये बात कह दी थी कि रोड बिल प्रोजेक्ट में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ये एनवायरनमेंट के लिए सस्टेनेबल नहीं है। तो इंडिया नेवर बिकेम द पार्ट ऑफ रोड बिल प्रोजेक्ट। भारत तो कभी रोड बिल प्रोजेक्ट का पार्ट रहा ही नहीं। और क्यों नहीं रहा बच्चों? हमने शुरू से मुद्दा उठाया था, बाद में लोगों ने रियलाइज़ किया कि नहीं, इंडिया ने मामला सही किया था। क्योंकि दोस्तों, रोड बिल में प्रोजेक्ट की बात नहीं है। अब बताओ, अगर रोड बिल प्रोजेक्ट का पार्ट हम बन जाए, कुछ लोग कहेंगे भाई इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट करने में हम चाइना का सपोर्ट क्यों ले लें? तो सवाल है, ठीक है बच्चों, चाइना का सपोर्ट अगर ले लें तो चाइना सड़क बनाएगा अरुणाचल में, और जब अरुणाचल में चाइना सड़क ही बना लेगा फिर उसका क्लेम तो और सॉलिड हो जाएगा। और दूसरी बात है, एक ऐसा पड़ोसी जो हमारी ज़मीन पर घर पे ही दावा कर रहा है, और मैं कहूँ भैया तुम्ही से हम गेहूँ ले लूँगा, तुम्ही से अनाज ले लूँगा, वो तो फिर अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है। इसलिए इसी बात कहा जाता है कि कनेक्टिविटी इज मेजर पॉइंट। तो आप देखोगे, चाहे वो नेपाल के साथ, तभी तो अब रेल प्रोजेक्ट हम नेपाल के साथ लेके आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो अभी श्रीलंका के साथ हमने किया, एक पूरे समुद्र में सीधे कनेक्टिविटी श्रीलंका से करेंगे, समुद्र को सीधे समुद्र में हाईवे बनाएंगे। तो कनेक्टिविटी का मतलब है नेपाल के साथ बांग्लादेश। उसके बाद एक एग्जाम्पल आपको बता दें, कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। कालादान, ये कालादान रिवर का नाम है बच्चों, जो म्यांमार में है। कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। तो कालादान मल्टी मॉडल म्यांमार की रिवर है, और ट्रांजिट कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। तो ये अपने आप में ये इंटरेस्टिंग पार्ट है कि हम किस तरीके से म्यांमार होकर नॉर्थ ईस्ट में जाना चाहते हैं, इंडिया किस तरीके से म्यांमार होकर नॉर्थ ईस्ट में जाना चाहता है। ये अपने आप में यही प्रोजेक्ट है। और मल्टी मॉडल का मतलब होता है जहां हम जमीन, समुंदर और सड़क तीनों का प्रयोग करें, तो ये प्रोजेक्ट कौन सा होगा? मल्टी मॉडल।
जहाँ हम तीनों प्रोजेक्ट यूज़ करें, ये होगा मल्टी मॉडल। तो कालाधार मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, दैट इज़ ऑल्सो इंडियाज प्रोजेक्ट। तो अब इसका मतलब है कि हम म्यांमार तक जाना चाहते हैं, और कैसे? म्यांमार से होके फिर आएंगे मिजोरम पे। आपको आगे ईस्ट में आपको देखो लुक ईस्ट की बात करते तभी सब चीज़ें आ जाती हैं। इसका मैप आगे चल के लुक ईस्ट में आपको दिखा देंगे। इसका सीधा मतलब कई चीज़ें, तो इंडिया बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी पर काम कर रहा है। तो बच्चों ऐसा नहीं कि हम ऐसे बैठे हुए हैं, भाई मेजर पावर हैं। और सबसे बड़ी बात है बच्चों यही नहीं, ये तो पड़ोस की बात हो गई। अगर कनेक्टिविटी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखोगे, चाबहार प्रोजेक्ट, जो वेस्ट एशिया की बात आता है। चाबहार प्रोजेक्ट, उसके बाद हमने कभी प्रपोज किया है इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ। चाबहार प्रोजेक्ट एंड इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ, यानी उत्तरी दक्षिणी गलियारे, उत्तरी दक्षिणी गलियारे को जोड़ने वाला अंतर्राष्ट्रीय गलियारा, अंतरिक्ष गलियारों को जोड़ने वाला अंतर्राष्ट्रीय कॉरिडोर, अंतर्राष्ट्रीय गलियारा, उत्तरी दक्षिणी गलियारे को जोड़ने वाला अंतर्राष्ट्रीय योजना, अंतर्राष्ट्रीय परिवहन योजना। अंतर्राष्ट्रीय परिवहन योजना। तो बच्चों ये बात है, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ। इससे क्या हो रहा है, हम सीधे ईरान से जोड़ना चाहते हैं रसिया को, तो चाबहार भी उसका यूज़ हो जाएगा। चाबहार से क्या है, सीधे अफगानिस्तान तक पहुंच जाएंगे, चाबहार से सीधे पहुंचेंगे अफगानिस्तान तक। तो ये हमारे प्रपोजल्स हैं, ये हमारे ओरिएंटेशन है, किस तरीके से हम चीज़ों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, किस तरीके से हम चीज़ों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, किस तरीके से हम चीज़ों को आगे ले जाना चाहते हैं। तो ये दैट इज़ इंडियाज़ ऑप्शन। ये क्या है, भारत के विकल्प है, ये इंडिया के ऑप्शन है, ये भारत के विकल्प है। तो ऐसा नहीं कि भारत बैठा हुआ है दोस्तों, और सामरिक रूप में हमारे पास बड़े सारे ऑप्शन हैं। अमेरिका के साथ, जापान के साथ हम आगे बढ़ ही रहे हैं, हम आगे आपको बता देंगे। इसका मतलब है, इसलिए आप देखोगे बाकायदा इंडियन ओशन में हम अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और मालदीव में देखो, मालदीव में भले ही आपको लगता होगा कि मालदीव से भारत का इंटरेस्ट खत्म हो गया, अरे भाई मालदीव अभी गेहूँ चावल हमने दिया, विदेश मंत्री आए थे, सारे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं। अब मालदीव में कई बार देखो बच्चों, चुनाव कई बार मुद्दा हो जाता है। अब चुनाव के मुद्दे में वो हो गया कि भाई डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उनकी, कई बार हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में बांग्लादेशी हुआ का मुद्दा आ जाता है। इसका थोड़ी मतलब बांग्लादेश का संबंध हमारे से खराब हो जाएगा। तो कई बार पॉलिटिक्स और रिलेशन में थोड़े फर्क होते हैं। अब उन्होंने क्या कहा कि भाई ठीक है, इंडियन सैनिकों को हटा लो। अरे जो 100-200 सैनिक थे वो उन्होंने ठीक कहा कि, और कल के लिए सैनिकों की केवल हटाने की बात थी, इंडिया से रिलेशन खत्म करने की बात नहीं थी। मालदीव ने ये नहीं कहा कि इंडिया हमारा पड़ोसी नहीं है, इंडिया हमारा सहयोगी नहीं है। अभी विदेश मंत्री आए थे, आप देखा होगा आपने। तो कई बार ये मान के चलते हैं कि एक एक दिन की घटना संबंधों को तय नहीं करती, और कई बार बयानबाजी, पॉलिटिकल बयानबाजी का उतना बड़ा फर्क नहीं होता। भाई कई बार पॉलिटिकल बयानबाजी चलती रहती है। अब हमारे यहाँ चुनाव में कच्चातीव का मुद्दा उठ गया, अब इसका ये मतलब नहीं कि श्रीलंका के साथ संबंध पे फर्क पड़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो ये हमारे ऑप्शन है।
तो कालाधार मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट वो हम एक्ट इसमें भी देख सकते हैं। और जहाँ जहाँ मुद्दा आ जाए, मान लो कहीं ट्रांसपोर्ट की बात आए कि चाबहार को हम वेस्ट एशिया में देख सकते हैं, इन सबको अलग अलग जगहों पे देखा जाएगा, इसलिए चीज़ें थोड़ा मिली जुली होती हैं। और चूँकि अभी हम चाइना की बात कर रहे हैं, थोड़ा चाइना पे कंसंट्रेट होकर रहेंगे। हाँ, अब ये बात है कि अगर कभी इसी मामले में सी पैक आपसे कोई पूछ ले, अगर इसी मुद्दे पर आपको कोई सी पैक पूछ ले, उसका बड़ी आसानी से आप जवाब दे सकते हो। अब मान लो कोई पूछ ले भाई सी पैक क्या है, तो अब देखो लिखने का तरीका आपके पास, एक बार आपको पता चल गया तो फिर आपके पास थोड़े लिखने के तरीके होने चाहिए, बस एक्सप्लेन करने का तरीका होना चाहिए। क्योंकि अब एक्सप्लेन कैसे करोगे बच्चों? एक बार कोई भी चीज़ देखो, आईआर बड़ा इस मामले में ईजियर है, इंटरेस्टिंग है। भाई एक बार को फैक्ट आपको आ गए तो आप वही बात आप जानते हो घूम फिर के आती है मामला। इसलिए एक बार मुद्दों पर आपकी समझ हो गई, अरे भाई ग्वादर, मान लो ग्वादर सी पैक बन रहा है, तो सी पैक बन रहा है तो चाइना को क्या फ़ायदा होगा? ये सिंकियांग प्रोविंस से मैंने कल ही बताया था। तो चाइना को फ़ायदा होगा, इंडियन ओशन को ऑप्शन मिल जाएगा, एनर्जी सिक्योरिटी आगे बढ़ेगी। इंडियन सिक्योरिटी आगे बढ़ेगी क्योंकि इतना लंबा ऑयल सप्लाई के लिए टैंकर घूम के नहीं जाना पड़ेगा, और तिब्बत से लेकर सिंगसियांग को सीधे इंडियन ओशन जोड़ा जा सकेगा। चाइना को फ़ायदा है, और चाइना का पाकिस्तान से होके भारत पर दबाव बढ़ेगा, क्योंकि ये सीधे देखो ये हाईवे कहाँ जा रहा है, बिल्कुल दिल्ली के किनारे होके जा रहा है। कुल मिला के इसीलिए चाइना ने तो हिमालय को भेद ही दिया बच्चों। और इससे क्या होगा? चाइना पाकिस्तान की सेना सीधे मुंह कर सकती है। भाई देखो, अगर इंडिया के हिसाब से स्ट्रेटेजिक थ्रेट देखा जाए, तो कभी अगर इंडिया पाकिस्तान से वॉर हो गया तो चाइना अपने सारे सैनिक पाकिस्तान को भेज सकता है। अदरवाइज आप देखोगे कि भाई देखिए, नहीं तो आप देखोगे कि चाइना और पाकिस्तान का सीधे लिंकेज नहीं बन रहा था, अब इससे क्या हो गया? सीधे लिंकेज बन गया। अब फिर वही बात करो, पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा? पाकिस्तान में आजकल तो कोई इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान आतंकवाद के मुद्दे पर ऐसा अलग थलग पड़ा हुआ है कि चाइना में पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने को कोई तैयार नहीं है। तो चाइना अगर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट न करता तो पाकिस्तान तो मर जाता। अभी बात अलग है कि पाकिस्तान को फ़ायदा हो रहा है, घाटा हो रहा है, तो समय बताएगा। क्योंकि जिस तरीके से सी पैक बनाने की योजना थी बच्चों, वैसा सी पैक आगे बढ़ नहीं पा रहा। सी पैक में जो हमने एम्बिशन रखे हुए थे, वो सी पैक आगे बढ़ नहीं पा रहा। तो पाकिस्तान को फ़ायदा फिलहाल जो शॉर्ट टर्म गेन दिख रहा है, लॉन्ग टर्म में तो पाकिस्तान ही बता पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान इकॉनमी ख़राब हो रही है, पैसा वापस नहीं कर पा रहा है, लोग विरोध कर रहे हैं कि चाइना के लोग हमारी ज़मीन लिए जा रहे हैं, तो बड़ा टर्मोइल है पाकिस्तान में। लेकिन फिलहाल शॉर्ट टर्म गेन क्या है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा पिछड़ा क्षेत्र है बलूचिस्तान, जो पूरी टेरिटरी का 40% है, वहाँ अलगाववादी मूवमेंट भी रहे हुए हैं। तो बलूचिस्तान को फ़ायदा होगा, कराची पोर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, कराची पोर्ट का ऑप्शन आ जाएगा, और पाकिस्तान चाइना जुड़ते हैं तो इंडिया को पाकिस्तान बैलेंस कर सकता है, पाकिस्तान को फ़ायदा है, दोनों को फ़ायदा है। इंडिया के लिए क्या थ्रेट है मैंने बता दिया। इसलिए चाबहार देखो, चाबहार क्या चल रहा है, ग्वादर के आगे चाबहार है। इस मामले में चाबहार का महत्व फिर बड़े स्ट्रेटजिक महत्व ही बढ़ जाता है। इसलिए बच्चों का आपने ये आईआर समझ लिया कि चाइना के इंटरेस्ट क्या है, पाकिस्तान के इंटरेस्ट क्या है, इंडिया का थ्रेट क्या है, तो कोई भी चीज़ आप लिख दोगे। तो अगर ये समझ पर आधारित है, अब जरा सोच के देखो, इसमें करंट अफेयर की बहुत बड़ा रोल नहीं होता। अब इसके लिए अब ऐसा नहीं है, हाँ अब कभी कोई घटना मान लो कि अब एक, कई बार न्यूज़पेपर पढ़ने से तो और चैलेंज आ जाता है। कभी न्यूज़पेपर हमको पता चलेगा कि भाई चाबहार ये तो ख़त्म कर दिया गया, कभी आपको पता चलेगा कि नहीं कोई मंत्री कह रहा है डूब गया। ऐसा एक दिन के मंत्रियों के बयान पे नहीं होता, कोई कहेगा फ्लॉप हो गया, कोई कहेगा अच्छा हो गया। तो ऐसा बच्चों रोज रोज की कमेंट्री इन पे नहीं होती। ये चाइना का प्लान है। अगला देखा जाए चाइना का, साउथ चाइना सी, जो सबसे मेजर इशू होता है साउथ चाइना सी, ये डिस्प्यूट क्यों है? तो बच्चों कहने का मतलब है कि एक बात आपने अच्छे से पढ़ लिया तो घूम फिर के फिर उसी की इर्द गिर्द आप देखोगे तो सारी बातों का एनालिसिस हो जाता है। बशर्ते आपको ये समझ में आ जाए कि चाइना का ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है,
अपने आप बात स्पष्ट हो जाती है। अब देखोगे एक और आपको दिखा दें मैप। क्योंकि चाबहार की बात मैं वेस्ट एशिया में कर दूंगा। और मैप ऑफ साउथ चाइना सी। यहाँ पे तो बच्चों को देखो, ये साउथ चाइना सी की बात देखें तो देखो मैप देखने से पहले आपको फिर याद दिला दें। देखिए जियो पॉलिटिक्स आप देखो, मामला साउथ चाइना सी का नहीं, मामला जियो पॉलिटिक्स का है। हम चीज़ों को किस तरीके से कॉन्सेप्चुअल रूप में देखते हैं, क्योंकि दोस्तों एनालिसिस का एक ही तरीका होता है। कहीं भी हम क्योंकि पहले हमने बता दिया है, देखो मामला अगर आप ये सोचो कि साउथ चाइना सी में मामला समुंदर का है, केवल मामला केवल, या आप ये सोचोगे मैप से पहले आपको बता दें कि दक्षिण चीन सागर का मुद्दा क्या है। देखो व्हाट इज इशू ऑफ साउथ चाइना सी। देखो मामला जियो पॉलिटिक्स है बच्चों, और इसमें अब फिर भाई सीधी सी बात है कि अब ये तो हम नहीं बोल सकते चाइना 21वीं शताब्दी की महाशक्ति है। यही बात हमें सबसे प्राइमरी याद रखनी है। और अगर चाइना 21वीं शताब्दी की महाशक्ति है और वो हिंद महासागर में आना चाहता है, और बच्चों हिंद महासागर से सबसे बड़ा ट्रैफिक जो जा रहा है वो जा रहा है साउथ चाइना सी की तरफ। और ध्यान से अगर आप देखोगे, मैप आपको दिखा देंगे, साउथ चाइना सी में जो जो देश आ रहे हैं, इसका मतलब है कि पश्चिम एशिया से तेल गैस कोई भी लेके बढ़ेगा तो पहले हिंद महासागर क्रॉस करेगा। और ये तेल गैस लेकर जब हिंद महासागर क्रॉस करेगा फिर वो कहाँ बढ़ेगा, साउथ चाइना सी। क्योंकि साउथ चाइना सी के अगल बगल कौन है, दक्षिण कोरिया, इधर चाइना, इधर जापान, इसका मतलब है इधर सिंगापुर, ताइवान। बच्चों अगर आप कभी भी ईस्ट में जाओगे, एक खास बात है, ये इंटरनेशनल रिलेशन की बड़ी दिलचस्प बात है। इंडिया के वेस्ट में जाओ, मतलब कि ईरान, सऊदी अरेबिया, यहाँ से कोई ना कोई लफड़ा आता ही रहता है, कोई ना कोई वार झगड़ा चंटा ये हमेशा होता रहता है। साउथ ईस्ट एशिया में ये झगड़ा 90 के पहले था, कोल्ड वार के समय सब था। और इन लोगों ने 90 के बाद ऐसा इकोनॉमिक डेवलपमेंट फोकस कर रखा है, ईस्ट डेवलपमेंट का रीज़न है बच्चों। इसलिए अब देखो इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, ये सब डेवलपमेंट तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बस एक हमारा पड़ोसी है म्यांमार, वो थोड़ा अनस्टेबल है। रीज़न आपको ईस्ट में बता देंगे, लुक ईस्ट हमें देखना ही है। वो म्यांमार थोड़ा अनस्टेबल है और भी पॉलिटिक्स अभी हावी है। अदरवाइज ईस्ट में आप देखोगे बच्चों, ऑस्ट्रेलिया तक चले जाओ, आपको डेवलपमेंट का रीज़न दिखेगा, इकोनॉमिक प्रोग्रेस दिखेगा, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी दिखेगी। ईस्ट में एक ही बेवड़ा है जो बार बार प्रॉब्लम करता है, नॉर्थ कोरिया। और नॉर्थ कोरिया के पास, नॉर्थ कोरिया ने तो फार्मूला दिया है, नॉर्थ कोरिया पाकिस्तान का बड़ा भाई है। नॉर्थ कोरिया ने फार्मूला दिया है, घास खाएंगे लेकिन बम बनाएंगे। तो
और सवाल है कि जब दो गांव के लोग फटेहाल हो जाएं तो फटेहाल लोगों के बीच दोस्ती भी खूब होती है। गांव के जैसे ही दो लोग बेकार के लोग होते हैं तो दोस्ती पूछो कैसे उनके बीच दोस्ती होती है। इसलिए कहा जाता है कि नॉर्थ कोरिया इधर और फिर उसके बाद पाकिस्तान के बीच खूब याराना है, और नॉर्थ कोरिया बात बात पर परमाणु बम निकाल लेता है। जैसे आपका कोई पड़ोसी हो और उसके पास खाने पीने को हो नहीं, एम्प्लॉयमेंट हो नहीं, खाने पीने की जुगाड़ नहीं, लेकिन लठ बात बात पर निकाल लेता है। इसलिए बच्चों कई बार तो मैं देखता हूँ कि बच्चों को गांव वगैरह नहीं रहना चाहिए, क्योंकि लठ के बजाय अगर कुछ बिजनेस कर लेते, कुछ पेन कॉपी ले लेते, तो डेवलपमेंट आगे बढ़ जाता। अच्छा, ये बड़ी प्रॉब्लम है नॉर्थ इंडिया की। इसलिए आप देखोगे इंडिया में बच्चों, इंडिया में चले जाओ, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, वहाँ लोग काम से बात करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं, गुजरात, इसलिए इतने आगे चले गए। और हम बात बात पे लठ निकाल लेते हैं, इसलिए बिजनेस करना तो आज तक समझ नहीं पाए। इसलिए बच्चों देखो, इंडिया में भी देखो दो पार्ट आपको दिखेगा। तो उत्तर प्रदेश बिहार की जो श्रेणी जाती है बंगाल तक, आप देख लो। अब इसको बच्चे इमोशनल हो जाते हैं, उसको कहते सर हमारे स्टेट के बारे में ऐसे बोल दिया। अरे मेरे प्यारे बच्चों, जाकर देखो तो गुजरात वगैरह, महाराष्ट्र, कर्नाटका है, अब यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया। ये कैसे हुआ? सारे इन्वेस्टर्स वहीं भाग रहे हैं। इसलिए बच्चों, नॉर्थ कोरिया अगर बम लेकर हमेशा खड़ा होगा तो नॉर्थ कोरिया के पास कौन जाएगा? लेकिन बाकी को राज्य डेवलप है। कहने का सीधा मतलब है कि अब देखो, चाइना, दक्षिण चीन सागर का मेजर पावर कौन है? चाइना। लेकिन इसका मतलब है बच्चों, गांव के दो प्रधानों के बीच की लड़ाई है। एक पहला प्रधान रह चुका है और दूसरा प्रधान बनना चाहता है। अब जानते हो फिर पावर क्लैश तो रहेगा ही रहेगा। भाई राहुल गांधी मोदी जी के बीच में क्या लड़ाई है? लड़ाई इसी बात की है, गांधी परिवार ने इतने साल शासन किया तो मोदी जी कहते हैं हम शासन करेंगे। अब राहुल भैया करें ना, मैं छीनूंगा शासन, इसी बात का झगड़ा होता है। और यही बात तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में चलती है बच्चों, पॉलिटिक्स ही तो है। अब सवाल है कि चाइना, भाई कि चाइना मेजर पावर है, तो चाइना चाहेगा कि पूरे एरिया में उसका प्रभाव रहे, और है भी दोस्तों। पूरे साउथ ईस्ट एशिया में जहाँ साउथ चाइना सी आ रहा है, वहाँ तो चाइना का बहुत बड़ा प्रभाव है। ट्रेडिंग पार्टनर चाइना, सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर। साउथ ईस्ट एशियाई देशों के साथ चाइना का ट्रेडिंग लगभग $600 बिलियन से ज़्यादा है। $600 बिलियन, बिलियन, मिलियन नहीं। एयर बी फॉर बॉम्बे, इतना बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। और कुल मिला के चाइना ये चाहता है कि ट्रेडिंग पार्टनर के अलावा इस पूरे क्षेत्र में, भाई महाशक्ति का मतलब क्या है? पूरे दक्षिण चीन सागर में चीन का प्रभाव होना चाहिए। और चाइना तो यहां तक कहता है एशिया फॉर एशियंस, चाइना का नारा ये है। इसलिए चाइना को ऑब्जेक्शन है कि यार इंडिया अमेरिका क्यों बुलाता है। लेकिन बच्चों, ये तो सीधी यही बात हो गई। कई बार देखो गांव में पॉलिटिक्स क्या होती है, ये लोग जाति के नाम पे वोट मांगते हैं, कह रही हमें जिताओगे, इस जाति का उत्थान हो जाएगा, मैं इस जाति की भलाई कर दूंगा, धर्म की भलाई कर दूंगा। अरे बच्चों, जाति धर्म की भलाई होती है, पता नहीं कब की भलाई हो जाती है। वो केवल अपनी भलाई करना चाहते हैं, बाकी को फुद्दू बना देते हैं उसी नाम पर। यही समझो पॉलिटिक्स है। अगर चाइना कह रहा है एशिया फॉर एशियंस, तो सवाल है जापान से पंगा किया हुआ है। अरे भाई, आप जब इतनी बात है कि एशिया फॉर एशियंस, तो एशिया में चाइना, इंडिया और जापान दोनों है। तो आप अगर एशियाई देशों के लिए है, तो चाइना को ये अकल क्यों नहीं आ रही है कि जापान और इंडिया के साथ दोस्ती कर ले? नहीं कर रहा है। कहने का मतलब है, आप याद रखो दोस्तों, जो भी आपको जाति धर्म के नाम पे फुद्दू बना के वोट मांगता है, आपका कोई भलाई करने वाला नहीं है मेरे बच्चों। अपनी भलाई आपके अलावा कोई और नहीं कर सकता। याद रखना, जीवन में अपना हाथ जगन्नाथ। किसी के पीछे दौड़ रहे हो, भैया भलाई कर देंगे, भौजी भलाई कर देंगे, कर लेना भलाई, और हो जाना मुझे बता देना, और कुछ कभी मुझे याद कर लेना। हाँ, एक हाथ लॉलीपॉप जरूर मिल सकता है, उसके अलावा कुछ मिलेगा नहीं। अरे मेरे बच्चों, इसीलिए, अरे IR का स्टूडेंट अगर कोई बेवकूफ़ बना दिया तो मेरे पढ़ाने का फ़ायदा क्या हुआ बच्चों? तो बात सिंपल सी है। तो दक्षिण चीन सागर पर इन चाइना वांट टू रिटेन देयर कंट्रोल ओवर साउथ चाइना सी,
तो ये तो साउथ चाइना सी पर अपना कंट्रोल बना के रखना चाहता है चाइना। लेकिन अब जानते हैं दुनिया का डॉन अमेरिका। अब सवाल है कि अमेरिका इधर अपना प्रभाव बनाए हुए है, यदि ट्रेडिंग के रूप में तो नहीं, लेकिन अमेरिका का दोस्ती है ताइवान के साथ। मामला कहाँ पे है बच्चों? अब साउथ चाइना सी में क्या है? ताइवान भी है। और ताइवान की दोस्ती अमेरिका के साथ बहुत ज़्यादा है। ताइवान की सुरक्षा का दायित्व, ताइवान को डिफेंस देता है अमेरिका। तो आप पूछोगे, कल किसी बच्चे ने पूछा था कि सर 1 कंट्री 2 सिस्टम का मतलब है ताइवान में पूंजीवादी व्यवस्था है, वो दुनिया का चिप इंडस्ट्री का हब है, ताइवान में कैपिटलिस्ट सिस्टम है, ताइवान में डेमोक्रेटिक सिस्टम है, यानी पॉलिटिकल सिस्टम बिल्कुल चाइना के उलट है। और वहाँ भी ताइवान का नया राष्ट्रपति बना हुआ है। तो ताइवान कहता है भाई हम सॉवरेन स्टेट है, हम चाइना के पार्ट नहीं है। सी जिनपिंग कहता है खबरदार, जब तक तुमको लूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं, यानी तेरा पीछा ना छोड़ूंगा सोड़िए, ये वाला कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ अब चाइना को आप कहेंगे ताइवान, अरे भाई मामला फिर वही बात है, ज्योग्राफी का मामला नहीं है बच्चों, मामला प्रभुत्व का है। अरे भाई आप कह रहे हो गांव का प्रधान हूं, आप कह रहे हो दबंग हो, छोटे से जमीन पे आप कब्जा नहीं कर पा रहे हो। इसलिए देखो दोस्तों, जो सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, पता नहीं कितनी कितनी जमीन कब्जा कर लेते हैं। और जो बोले भाई लोग होते हैं, क्या जप रहे हैं? राम नाम जप रहे हैं। राम नाम जपने से दुनिया चलती है। हनुमान जी के पास जा रहे हैं, हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाने से अगर कुछ पावरफुल हो जाना तो 2-4 पॉइंट और चढ़ा देना। अरे मेरे दोस्तों, हनुमान जी भी पावरफुल आदमी की सुनते हैं, कमजोर आदमी को भी नहीं सुनते। वो सोचते हैं क्या हमारी अपनी बदनामी करवाएगा, कुछ कर ही नहीं पाएगा जीवन में। इसलिए मेरे बच्चों, ताइवान पे चाइना क्लेम करना चाहता है, तो आप कहोगे सर ये बताओ, इसका मतलब है चाइना ने वाकई ताइवान को अलग मान रखा है क्या? तो बच्चों टेक्निकली बात सही इसलिए नहीं है, यही हाल इंडिया का है, क्योंकि इंडिया भी आजकल ताइवान के साथ रिलेशन बनाना चाहता है। देखो, अगर किसी देश को हम संप्रभु मानना चाहते हैं तो इसका मतलब है हमारा दूतावास उस देश में होना चाहिए, हमारी एम्बेसी होनी चाहिए। और हमारी एम्बेसी कहाँ पे है? केवल बीजिंग में है, यानी तेईपेई में हमारा दूतावास नहीं है, हमारी एम्बेसी नहीं है। इसका तो मतलब यही हो गया कि फिर ताइवान हम चीन का भाग मान के चलते हैं। हाँ, कुछ छोटे मोटे देश हैं जो जिनकी आबादी 1,00,000-2 लाख होती है, उन लोगों ने, अमेरिका ने कह के हलवा दिया कि भाई ताइवान एक स्वतंत्र राज्य है। कुल मिला के ताइवान पर चीन कब्जा करना चाहता है। और चाइना के हौसला इसलिए और बढ़ा हुआ है कि चाइना ने कहा देखो पुतिन, एक बात समझ लो, मैं कंट्रोल करना चाहता हूँ ताइवान को, लेकिन तुम मेरी मदद कर सकते हो। पुतिन ने कहा भाई मैं सेना लेके इधर आ जाऊँ? ताइवान ने कहा ना दोस्त, तुम्हें सेना लेके इधर आने की आवश्यकता नहीं है, तुम क्या करो, तुम अमेरिका को यूरोप में फंसाओ। पुतिन ने कहा कैसे? तो अमेरिका ने कहा, तो चाइना ने कहा ऐसा है, तुम पहले यूक्रेन पे हमला करो, और तुम यूक्रेन पे हमला करोगे अमेरिका वहाँ फंसेगा, और उसके बाद मैं इधर से ताइवान ले लूँगा। पुतिन ने कहा ओ माय गॉड, व्हाट आइडिया, वंडरफुल आइडिया। दोस्तों, ये पॉलिटिक्स है। तो मामला ताइवान का है, और फिर मामला किसका है? फिलीपींस के, थाईलैंड के, अमेरिका के साथ बड़े अच्छे रिलेशन है। फिलीपींस, थाईलैंड, और उसके बाद आगे ईस्ट में बढ़ते जाओगे दोस्तों, जापान। ईस्ट में सारे दोस्त तो अमेरिका के हैं। और एक जमाना था जब वियतनाम अब एक जमाना था जब वियतनाम पर अमेरिका ने इतना बम गिराया था, तो 1960s में जितना उसने कुल मिला के सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नहीं प्रयोग किया था, उतना बम तो वियतनाम पे प्रयोग कर दिया। इसके बावजूद आजकल वियतनाम अमेरिका के बीच बड़ी दोस्ती है, क्योंकि वियतनाम चाइना का पड़ोसी है। ये जियो पॉलिटिक्स है। अमेरिका वियतनाम के साथ रिलेशन अच्छा रखना चाहता है, तो अमेरिका के साथ ये दोस्त सही हैं। और उसके बाद और ये तो साउथ ईस्ट एशिया का हाल है।
उसके बाद ईस्ट में जैसे जाओगे, दक्षिण कोरिया अमेरिका का दोस्त, जापान अमेरिका का दोस्त, ये सब, ये ताइवान से लेके ये सब ऑस्ट्रेलिया, सब अमेरिकन दोस्त है। इसे परंपरागत रूप में ईस्ट में अमेरिका का प्रभाव ज़्यादा रहा है। और दोस्तों परंपरागत क्या, पहले पूरी दुनिया में जब से ब्रिटिशर्स पीछे हटे सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, तो वर्ल्ड ऑर्डर अमेरिका ने मेंटेन किया था। अब मामला है कि अमेरिका को बाकायदा चाइना इस क्षेत्र से हटाना चाहता है। लार्जर मामला ये है, और ये जियो पॉलिटिक्स है, क्योंकि अमेरिका जब यहाँ रहेगा तो उसका प्रभाव कैसे आगे बढ़ेगा। और अमेरिका के मिलिट्री बेस ताइवान में है, साउथ कोरिया में है, जापान में है, इस रीजन में तमाम अमेरिकन मिलिट्री बेस बने हुए हैं। अब चाइना कितने निकट अगर अमेरिकी मिलिट्री बेस होंगे, बच्चों यही तो अमेरिका की बादशाहत है। अभी देखो, अभी भी पूरी दुनिया में एक ऐसा देश है जिसकी पूरी दुनिया में मिलिट्री बेसेस हैं, वो है अमेरिका। यानी वो दुनिया में कहीं भी किसी को पीटना कूटना चाहे तो कहीं से पीट कूट सकता है, उस पर कोई कंट्रोल है नहीं। अब मामला क्या बढ़ रहा है, अब चाइना इसीलिए साउथ चाइना सी में कुछ जो आइलैंड है, जो अमेरिका को भगाना है उसको, इसलिए उसका छोटा सा पार्ट है साउथ चाइना सी। अब आप देख ही रहे हो, इधर वियतनाम है, इधर मलेशिया है, इधर फिलीपींस है, इधर, तो ये पूरा मतलब एक ऐसा एरिया है जो फिशिंग का एरिया है। और बच्चों मामला ये था कि चाइना का इस पूरे एरिया पर कंट्रोल नहीं है, क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर ये समुद्री सीमा विवाद है तो वियतनाम कहता है भाई हमारा 200 नॉटिकल माइल ईजेड होना चाहिए। यही तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ सी है, आपको याद है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी क्या है, अनक्लॉज 1982, जो मैंने आपको श्रीलंका कॉन्टेक्स्ट में बताया था। तो वियतनाम कह रहा है भैया ये 200 नॉटिकल माइल तो हमारा इकोनॉमिक जोन है। चाइना कह रहा है बेकार की बात मत करो, ये मेरा एरिया है, इकोनॉमिक जोन कहीं और लेना। इसका मतलब है चाइना संयुक्त राष्ट्र संघ कानून को नहीं मान रहा है। और याद रखना बच्चों, अब अगर चाइना के वियतनाम कह रहा है कि 200 नॉटिकल माइल हमारा है, तो स्वाभाविक रूप में मलेशिया को भी 200 नॉटिकल माइल होना चाहिए, जितना भी समुद्र के आसपास के एरिया है। लेकिन चाइना इसको नहीं मान रहा है। और चाइना क्या कर रहा है, और ताइवान का क्लेम तो वैसे खारिज कर दे रहा है, क्योंकि चाइना कह रहे हैं ताइवान तो अपना ही अपना बच्चा है, तो क्यों उछलता है। अरे पुत्र की भागीदारी बाप की जमीन में कहाँ होती है, ऐसे उठास रहा है उधर। इसलिए बच्चों मामला कहाँ फंस रहा है, चाइना कह रहा है सब छोड़ो, बेकार की बात हमें नहीं पता है। चाइना कह रहा है पहले बात सुनो, ये जो लाइन तुमको दिख रही है रेड से, ये यहाँ तक हमारी सारा भूभाग है। इसका मतलब है ये पारसे, पारासेल, स्प्रिटले, ये सब आइलैंड है। इस पे ह्यूमन हैबिटेशन नहीं है, बस्ती उस्ती नहीं है। लेकिन आप जानते हो अगर समुद्र में कोई आइलैंड आपको मिल गया तो इतना ईजेड मिल गया, मछली मिल गई, और समुद्र में आइलैंड मिल गया, इसका मतलब चौराहे पार्क भर हो गया। तो दुनिया में कोई आ जा रहा है, आपका कंट्रोल इस पर होगा। भाई इंडियन ओशन में जब इंडियन आर्मी है, इंडियन नेवी है, तो सारा देखते विजिलेंस करती रहती है कौन आ जा रहा है। इसका मतलब है यहाँ से अमेरिकन शिप गुजरेगा तब भी, अमेरिका का नेवल शिप गुजरेगा तो कंट्रोल किसका होगा, चाइना का होगा। और अमेरिका का नेवल शिप पूरी दुनिया में घूमते रहते हैं। लफड़ा यही बात पे, चाइना कहता है भैया ये पूरा ये हमारा पूरा एरिया है। तो चाइना से कहा गया संयुक्त राष्ट्र संघ कोई कानून है, चाइना कहता है बेकार की बात मत करना, लठ की बात सुनो, और जिसको एरिया लेना हो हमारे सामने आ जाए। अब वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, क्या छोटे छोटे देश चाइनीज लड़ेंगे। अब वो बुला रहे हैं अमेरिका को। और बच्चों याद रखना, जब ये तय नहीं होगा कि कौन किसका आइलैंड है, जब ये तय नहीं होगा कौन किसका आइलैंड है, तो ये तय नहीं होगा ईजेड किसका है, ये तय नहीं होगा कि किस देश की संप्रभुता कितनी है। भाई पहले ये तय हो जाए, यानी सॉवरेंटी, किसकी सॉवरेंटी कहाँ तक होती है, ये तो बिल्कुल तय नहीं है। क्योंकि सॉवरेंटी 12 नॉटिकल माइल होती है, ईजेड 200 नॉटिकल माइल होता है। इसका मतलब है अगर वियतनाम कह रहा है कि स्प्रिटले उसका है, चाइना कह रहा है उसका है, आप कहेंगे फिर कब्जा किसका है, कंट्रोल किसका है, चाइना का है। इसलिए बच्चों बड़े ध्यान सुनने की बात है,
कि जब तक आइलैंड पे कंट्रोल क्लियर नहीं होगा तब तक ये नहीं पता होगा ईजेड किसका है, सॉवरेंटी किसकी है। और जब ईजेड और सॉवरेंटी पे झगड़ा होगा तो सी कम्युनिकेशन लेन्स डिसरप्ट होगा। इसका मतलब ऐसे आप समझिए, मान लीजिए कि इंडियन नेवल शिप, अच्छा वियतनाम से हमारा बड़ा दोस्त है, क्योंकि आपको ये भी बताएंगे कि आखिर इंडिया का यहाँ क्या इंटरेस्ट है। दोस्तों हमारा इंटरेस्ट है तभी तो हम जा रहे हैं इधर। इंडिया ने कहा भाई आजकल हमें भी दूसरे के मोहल्ले में घूमने में मजा आता है। अब चाइना हमारे मोहल्ले में घूम रहा था, हमें भी इसके मोहल्ले में जाएंगे। अभी वियतनाम ने कहा वियतनाम इंडिया भाई दोस्त आ जाओ, तो हम भी अपना नेवल शिप लेकर दंदनाते हुए इधर पहुंचे। और जैसे हमने यहाँ प्रवेश किया, चीन ने कहा भाई 200 नॉटिकल मील में बिना हमसे पूछे तुम नेवल शिप लेकर कैसे आ गए। चीन ने कहा वियतनाम से पूछो, वियतनाम कह रहा है कि हमारा क्षेत्र है। चाइना का बेकार की बात मत करना, ये मेरा क्षेत्र है। हमने कहा भाई तुम लोग सलट लो। इसलिए आप देखोगे, इसलिए कोई भी क्षेत्र जब तक डिस्प्यूटेड रहेगा, दो लोग अपना क्लेम कर रहे हैं, तो वियतनाम हमें बुलाता है, चीन ऑब्जेक्शन करता है। इसका मतलब है समुद्री संचार मार्ग, सी कम्युनिकेशन लेन का मतलब है आवाजाही के रास्ते, सामान्य भाषा में आवागमन के रास्ते। अरे भाई समुद्र तो खुला होना चाहिए बच्चों, अब समुद्र भी रोकोगे। और जब हम इधर गुजर रहे थे तो चाइना ने कहा रिमेंबर, याद रखना ये डिस्प्यूटेड एरिया है। हमने कहा ये भी याद रखना पीओके डिस्प्यूटेड है। वहाँ जाके चोंच में चोंच लड़ाते हो और हमें कहते हो डिस्प्यूटेड है। इसे बच्चों चाइना को बड़ी अजीब सी बात लगती है। और चाइना के ऊपर यह आरोप लग जाए, इसलिए अमेरिका क्या कह रहा है, चाइना आधिपत्यवादी बन रहा है, चाइना रूल नहीं मान रहा है, चाइना दुनिया के लिए खतरा है। अमेरिका भी प्रोपेगेंडा करने पर लगा हुआ है। और अमेरिकन का इंडिया तुम बोलो। हमने कहा हाँ भाई एकदम सही है, देखो हमारे साथ सीमा विवाद के समझौते को उसने सब रद्द कर दिया। कह रहा शिमला समझौता नहीं मानेंगे, कह रहा सीमा ले लेंगे। इसलिए बच्चों देखो साउथ चाइना सी डिस्प्यूट, अब आप ये बात जानते हो कि टेरिटरी का डिस्प्यूट केवल टेरिटरी का डिस्प्यूट नहीं होता, पानी का डिस्प्यूट नहीं होता, लार्जर डिस्प्यूट होता है बच्चों। बाकी बात कल बता देंगे, आज के लिए इतना है बच्चों।